Good morning, all of you. Today we are going to start a new topic in political science and that is president. आज के इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट के बारे में डीपली स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। प्रेसिडेंट जो है हमारे देश का फर्स्ट सिटीजन होता है। फर्स्ट सिटीजन यानी कि प्रेसिडेंट को हम फर्स्ट सिटीजन कहते हैं, प्रथम नागरिक कहते हैं, है ना। और प्रेसिडेंट जो है अपनी कंट्री का हेड होता है, हेड ऑफ द कंट्री, या फिर इसको ले सकते हैं आप स्टेट। जब भी हम स्टेट बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर तो उसका मतलब क्या होता है, कंट्री, है ना। तो हेड ऑफ द स्टेट होता है। स्टेट माने क्या होता है, कंट्री। जिस तरह से हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, पीएम, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंट्री का हेड कौन है, आपका प्रेसिडेंट। इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट है उसके पास में नॉमिनल पावर्स होती हैं। पावर तो उसके पास बहुत होती हैं, लेकिन वो पावर सिर्फ उसके पास में नाम मात्र की होती हैं, नाम के लिए होती हैं पावर्स, है ना। और रियल पावर का जो इस्तेमाल करता है वो कौन करता है, पीएम करता है। हम इंडिया के प्रेसिडेंट की कंपैरिजन ब्रिटेन की क्वीन से कर सकते हैं। ओके, तो एक तरह से आपका प्रेसिडेंट भी क्या हो गया, एक राजा हो गया। उसके पास बहुत सारी पावर्स है, लेकिन उसकी पावर्स कैसी हैं, नॉमिनल, नाम के लिए पावर्स हैं। और रियल पावर का इस्तेमाल कौन करता है, पीएम करता है। तो अब हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट का किस तरह से इलेक्शन होता है और उसके पास में कौन कौन सी पावर्स होती हैं। आज हम प्रेसिडेंट के बारे में सब कुछ डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन, कोई पर्सन जो प्रेसिडेंट बनना चाहता है, ये पर्सन प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसके पास में कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन है वो कौन सी है, वो इंडियन होना चाहिए। इस पर्सन को इंडियन होना चाहिए। सेकंड, उसकी एज 35 इयर्स मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम 35 इयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, किसी भी प्रॉफिट की पोस्ट पे ना हो। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन है जो कोई कैंडिडेट प्रेसिडेंट बनना चाहता है, कम से कम उन्हें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो पर्सन ही प्रेसिडेंट बन सकता है। अब हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह किया जाता है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होता। प्रेसिडेंट को पीपल डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, इसका इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन किसके द्वारा किया जाता है, हमारे देश में प्रेसिडेंट का इलेक्शन करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, और इसे हिंदी में कहते हैं निर्वाचक मंडल। अब इस मंडल के अंदर से मेंबर्स शामिल होते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो लोग शामिल होते हैं कौन कौन से होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स। आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउस होते हैं पार्लियामेंट के, तो उनके इलेक्टेड मेंबर्स इसके अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इसी तरह से जो आपकी स्टेट होती है वहां पर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, विधानसभा जो होती हैं, उसके इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में शामिल होते हैं। इट मींस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखिए जो आपकी यूनियन टेरिटरीज होती हैं, यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं उसके भी इलेक्टेड मेंबर्स शामिल होते हैं इसके अंदर इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर, है ना। तो अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स शामिल नहीं होते हैं। आपको पता है प्रेसिडेंट जो है लोकसभा के अंदर 2 पर्सन को एंड राज्यसभा के अंदर 12 पर्सन को नॉमिनेट करता है। तो नॉमिनेटेड कैंडिडेट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में शामिल नहीं होते। इसी तरह से
विधान परिषद के जो मेंबर्स होते हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में शामिल नहीं होते हैं। तो जो भी पर्सन राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना चाहता है उस पर्सन को मैक्सिमम वोट हासिल करने पड़ेंगे। इट मीन्स उसे मेजोरिटी हासिल करनी पड़ेगी, तब वो पर्सन एक प्रेसिडेंट बन सकता है। अगर इलेक्शन से जुड़ा हुआ कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी लड़ाई है, तो उसको सॉल्व कौन करेगा? उसे सॉल्व करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर जितने फैक्ट बताए गए हैं वो सब अपने आप में क्या है, एमसीक्यूज क्वेश्चन है। अब मान लीजिए क्वेश्चन हो सकता है आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जुड़ा हुआ डिस्प्यूट कौन सॉल्व करता है, तो आपका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट करता है। क्वेश्चन और हो सकता है इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन से मेंबर शामिल होते हैं, तो आपका आंसर होगा कि जो आपके पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, है ना, और इनको हम कहते हैं एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो शामिल होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर। इसी तरह से इलेक्टेड मेंबर्स जो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के होते हैं उन्हें हम कहते हैं एमएलएज, वो भी शामिल होते हैं किसके अंदर? इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर। यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स शामिल होते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं इस तरह से कि इतने लोग शामिल होते हैं, एमपी शामिल होते हैं और एमएलए शामिल होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन शामिल नहीं होता, तो आप कह सकते हैं नॉमिनेटेड पर्सन जो होते हैं, नॉमिनेटेड कैंडिडेट जो होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं, और आपकी विधान परिषद जो है उसके मेंबर शामिल नहीं होते। प्रेसिडेंट का टीनर क्या होता है? कितने समय के लिए काम करता है वो, कितने समय अवधि के लिए उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो उसका टीनर होता है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स तक के लिए हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अब इसकी सैलरी देखिए, इसकी सैलरी जो होती है 5 लाख होती है, और इसकी सैलरी पर किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता, इनकम टैक्स इसके ऊपर नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं रिमूवल किस तरह कर सकते हैं हम इसका, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को किस तरह से हटाया जा सकता है। देखिए, प्रेसिडेंट को 5 ईयर्स से पहले भी हटा सकते हैं, और उसका सिर्फ एक ही तरीका होता है। वो तरीका कौन सा होता है? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट को हिंदी में कहते हैं महाभियोग। इससे अगर हम संधि करें तो क्या होगा? महा प्लस अभियोग, अभियोग माने केस होता है, और उसके अंदर क्या लगा? महा, यानी कि बहुत बड़ा केस। अब बहुत बड़ा केस क्या है, किस बेस पर हम प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, तो वो कौन सा बेस है? इम्पीचमेंट। और इसके अंदर क्या होता है कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया है, ही वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई आपसे पूछता है कि इम्पीचमेंट किस बेस पर लगता है, इम्पीचमेंट लगता है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ना करने की बेस पर लगाया जाता है इम्पीचमेंट। और लगता कैसे है? पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। इम्पीचमेंट जो है किसी भी हाउस के द्वारा से लाया जा सकता है। एक हाउस जिसने इम्पीचमेंट लगाया है उसे करना क्या होगा? उसे इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन पास करना होता है ना, और वो रिजोल्यूशन जो पास होगा वो इस हाउस के अंदर 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। अगर इस हाउस में पास हो जाता है तो उस हाउस की लोग क्या करते हैं, उस इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को दूसरे हाउस में भेज देते हैं। अब इस हाउस ने इम्पीचमेंट लगाया था किसके ऊपर? राष्ट्रपति के ऊपर। तो क्या होगा? दूसरा हाउस जो है उसको चेक करेगा, मतलब इसने इसके ऊपर आरोप लगा दिया, इस हाउस ने राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगा दिया और वो पास हो गया, तो फिर अब वो जाएगा दूसरे हाउस के अंदर, इस हाउस के जो लोग हैं उस आरोप को चेक करेंगे। अगर इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन यहाँ पर भी पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति को अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ सकती है, राष्ट्रपति को रिजाइन देना होगा। प्रेसिडेंट रिजाइन कैसे देता है और किसको एड्रेस करके देता है? तो प्रेसिडेंट रिजाइन जब देगा तो वो उस टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करके रिजाइन देगा। तो ये भी क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट अपना रिजाइन किसको देता है, तो वाइस प्रेसिडेंट को देता है, और वाइस प्रेसिडेंट अपना रिजाइन किसको देता है? वो देता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ने रिजाइन दे दिया है, अब प्रेसिडेंट की पोस्ट पर कोई भी नहीं है, प्रेसिडेंट की पोस्ट जो खाली पड़ी है, तो खाली नहीं पड़ी रहेगी। उस टाइम पर जो वाइस प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट वो आपका प्रेसिडेंट बन जाएगा। ध्यान सुनना चीज को, जब प्रेसिडेंट नहीं होता है उस पोस्ट पर कौन काम करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। अब सपोज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही नहीं है, या दोनों की डेथ हो चुकी है,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, या मान लीजिए दोनों देश की बाहर चले गए, है ना, अपने देश में नहीं है, दोनों बाहर चले गए, उस कंडीशन में क्या होगा, या तो प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, या इसने रिजाइन दे दिया, या इन दोनों की डेथ हो गई, या दोनों इस देश में नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है, चीफ जस्टिस, वो प्रेसिडेंट के नाम से काम करेगा, यानी कि वो आपका प्रेसिडेंट बन जाएगा। जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों नहीं होते, उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसका चीफ जस्टिस आपका प्रेसिडेंट बन जाता है। अब सपोज प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी नहीं है। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा जज होता है, मतलब सबसे ओल्डेस्ट जज जो होता है, वो आपका प्रेसिडेंट की पोस्ट पे काम करेगा। अभी आपने देखा कि प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली पड़ी है, तो क्या पोस्ट वो खाली पड़ी रहेगी? नहीं खाली पड़ी रहेगी। उस पोस्ट को 6 मंथ के अंदर फिल कर लिया जाएगा, फिल कर लेंगे उसको। और तब तक काम कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट करेगा। और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं हुआ तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काम करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस भी नहीं हुआ तो उस कोर्ट का सबसे जो ओल्डेस्ट जज है वो काम करेगा, और उस पोस्ट को, प्रेसिडेंट की पोस्ट को 6 मंथ के अंदर हम फिल कर लेंगे। अब हम देखते हैं प्रेसिडेंट के पास में कौन कौन सी पावर होती हैं। देखिए, इसकी पावर्स बहुत सारी होती हैं, तो इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहली जो पावर है उसको हम बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। प्रेसिडेंट जो है अपने देश का हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट माने क्या होता है? कंट्री, है ना। जितनी भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज होती हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होती हैं। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट टेक प्लेस ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। सारी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज उसी के नाम से होती हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर प्रेसिडेंट जो है कई सारे अपॉइंटमेंट करता है। जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं अपॉइंटमेंट्स। जैसे आपको याद होगा, प्रेसिडेंट जो है पीएम को अपॉइंट करता है ना। अब पीएम को अपॉइंट करने का तरीका क्या होता है? देखिए, जिस पार्टी को इलेक्शन में मेजोरिटी हासिल होती है, मेजोरिटी वालों क्या है, सबसे अधिक वोट हासिल हुए थे, उस पार्टी के पर्सन को प्रेसिडेंट जो है पीएम बना देता है ना। और पीएम को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी भी पार्टी को वहां पर मेजोरिटी हासिल नहीं हुई थी, है ना। उस कंडीशन में प्रेसिडेंट जो है अपने माइंड का इस्तेमाल करता है और ऐसे पर्सन को पीएम बनाता है जो अपनी मेजोरिटी को साबित कर सके। प्रेसिडेंट को लगता है कि ये वाला पर्सन जो है अपनी मेजोरिटी साबित कर सकता है, तो उस पर्सन को उसने क्या किया? पीएम बना दिया। लेकिन उसको टाइम दिया, कुछ टाइम दे दिया इस पीएम को, और बोला कि इस टाइम तक आपको लोकसभा के अंदर अपनी मेजोरिटी को साबित करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद में जो पीएम जो बनेगा वो अपनी मेजोरिटी को साबित करेगा तो पीएम बन सकता है, अदरवाइज वो पीएम नहीं बन सकता। पीएम की सलाह पर प्रेसिडेंट अदर मिनिस्टर का भी अपॉइंटमेंट करता है, जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। अब देखिए, पीएम बन गया, इसके बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। चीफ इलेक्शन कमीशन, इसका अपॉइंटमेंट भी किया जाता है किसके द्वारा से? प्रेसिडेंट के द्वारा से। इनके अलावा गवर्नर जो होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट भी किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा से। और जो एम्बेसडर्स होते हैं, इसे हम कहते हैं राजदूत, उनका अपॉइंटमेंट भी किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा से। इनके अलावा भी कई सारे अपॉइंटमेंट करता है कौन? राष्ट्रपति। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ऑल द इंटरनेशनल treaties and agreement are made on the name of the president। प्रेसिडेंट के नेम से ही अंतरराष्ट्रीय संधि, इसे हम कहते हैं संधि, और समझौते, इसे हम बोलते हैं समझौते,
है ना, जितनी भी समझौते होते हैं, जितनी भी संधियां होती हैं दूसरे देशों के साथ में, वो किसके नाम से होती हैं? वो प्रेसिडेंट के नाम से होती हैं, है ना, क्योंकि वो प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट आपके देश का हेड है, इसलिए उसके नाम से होती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस। तीनों आर्मी का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तीनों तरह की सेना का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि किसी भी देश के साथ में ही कैन डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट एनी कंट्री। किसी भी देश के खिलाफ में वो लड़ाई की घोषणा कर सकता है। ये कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। और युद्ध की समाप्त होने की घोषणा कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। लेजिस्लेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर, आपको पता है कि ये वाला वर्ड जो है लॉ से बना हुआ है, इसे हम कहते हैं विधायिनी शक्तियां, यानी कि विधि से जुड़ी हुई शक्तियां। विधि मीन्स कानून। तो अब देखते हैं प्रेसिडेंट के पास में कौन कौन सी पावर होती हैं। प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, लेकिन फिर भी लॉ बनाने में प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। लोकसभा ने एंड राज्यसभा ने जो बिल पास करके भेजा था किसके पास में? प्रेसिडेंट के पास में। अगर प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर साइन नहीं किए तो वो बिल लॉ नहीं बन सकता है। बनेगा तभी जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करेगा तब। इट मीन्स लॉ बनाने में प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। जो लॉ बनाया गया तो वो लॉ कैसे बनेगा? देखिए, लोकसभा ने राज्यसभा ने बिल पास कर दिया और भेज दिया प्रेसिडेंट के पास में, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उस बिल को दोबारा से भेज सकता है इनके पास और बोल सकता है कि आप इसको चेक कर लीजिए, आप एक बार दोबारा से इसके ऊपर डिसीजन कर लीजिए। जिसके पास क्या है? पावर है ना। तो लोकसभा के पास में दोबारा भेज दिया, इसके पास दोबारा भेज दिया और बोला कि आप इसको दोबारा चेक कर लो, आप एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए। अगर लोकसभा ने और राज्यसभा ने दोबारा से पास करके, है ना, दोबारा भेज दिया उसके पास, प्रेसिडेंट के पास, और कोई चेंज नहीं किया और बोला ठीक है हमारा, तो है ना, उस कंडीशन में प्रेसिडेंट को मजबूरी में साइन करने पड़ेंगे, ठीक है। पहले तो उसने भेज दिया दोबारा से, है ना, अगर इन्होंने दोबारा रिटर्न कर दिया उसके पास में, इसके बाद दोबारा भेज दिया लोकसभा ने राज्यसभा ने और कोई चेंज नहीं किया, बोला कि सही है, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट को साइन करने पड़ते हैं। प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है कि वो लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग को, जॉइंट सेशन को बुला सकता है। इट मीन्स ही हैज द पावर टू समन, समन का मतलब होता है बुलाना, समन जॉइंट सेशन। प्रेसिडेंट हैज पावर टू समन जॉइंट सेशन। और जॉइंट सेशन में कौन कौन लोग आते हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा। प्रेसिडेंट के पास में क्या पावर है कि वो जॉइंट सेशन को बुला सकता है, किसका? लोकसभा का और राज्यसभा का, है ना। और जॉइंट सेशन जब होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका प्रेसिडेंट है जॉइंट सेशन को एड्रेस भी करता है। जॉइंट सेशन, यहाँ पर जॉइंट सेशन लगा हुआ है, यहाँ पर लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों बैठे हुए हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों बैठे हुए हैं, तो इसको भाषण कौन देगा? इसे भाषण देगा कौन? आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। इन दोनों को संबोधित करेगा। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है, लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है। 5 ईयर्स से पहले लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है, यानी कि समाप्त कर सकता है, लेकिन वो अपनी मर्जी समाप्त नहीं कर सकता, उसे पीएम की सलाह लेनी पड़ेगी, तब पीएम के कहने के अनुसार वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है लोकसभा के अंदर एंड राज्यसभा के अंदर। एंड लास्ट पॉइंट, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि जब लोकसभा एंड राज्यसभा का कोई सेशन नहीं होता, जब लोकसभा का एंड राज्यसभा का कोई सेशन नहीं होता, उस कंडीशन में आपका प्रेसिडेंट जो है वो एक ऑर्डिनेंस भी पास कर सकता है। ऑर्डिनेंस को हम कहते हैं अध्यादेश, इसे हम कहते हैं अध्यादेश, यानी कि ऑर्डर दे सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है। उस कंडीशन में जब लोकसभा या फिर राज्यसभा सेशन में नहीं होते, उस कंडीशन में वो आदेश भी दे सकता है। ओके, तो ये पावर कौन सी थी? लेजिस्लेटिव पावर्स थी। अब हम देखते हैं प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी पावर्स, इसे हिंदी में कहते हैं आपातकालीन शक्तियां।
प्रेसिडेंट के पास में 3 तरह की इमरजेंसी पावर होती हैं। पहली पावर कौन सी होती है, वो देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी ला सकता है। एंड सेकंड पावर कौन सी होती है इसके अंदर, वो स्टेट इमरजेंसी ला सकता है, इमरजेंसी। एंड लास्ट होती है इसके अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए, नेशनल इमरजेंसी का मतलब क्या है, आपातकाल, इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकाल का मतलब क्या है, संकट का काल, संकट काल। आपात मीन्स बुरा समय। किस कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी लगती है वॉर की कंडीशन में, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर आर्म रिबेलियन। 3 कंडीशन में आपकी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। या तो किसी देश से युद्ध हो जाए उस कंडीशन में, या किसी दूसरे देश ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया हो। एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब क्या है, बाहरी आक्रमण, है ना। या हमारे देश में आर्मी ने रिबेलियन कर दिया हो, आर्मी ने लड़ाई कर दी हो। रिबेल का मतलब क्या होता है, विद्रोह कर दिया हो, है ना। उस कंडीशन में हमारा जो राष्ट्रपति है नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकता है। और ये किस आर्टिकल के अंदर कर सकता है, तो आर्टिकल कौन सा आपका 352 कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल दे रखा है 352, उसके अंतर्गत आपका प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। अब तक 3 बार हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है, 1962, 1971 एंड 1975। 3 बार हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है राष्ट्रपति के द्वारा से, 1962, 1971 एंड 1975। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है उस टाइम पर जो सिटीजन होते हैं उनके सिविल राइट भी सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिटीजन के सिविल राइट किस कंडीशन में सस्पेंड होते हैं, तो आपका आंसर होगा नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन में। और सस्पेंड कौन करता है, प्रेसिडेंट। अब हम देखते हैं स्टेट इमरजेंसी, इसे हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। जब किसी भी स्टेट में आपका जो गवर्नमेंट है वो ठीक से रूल नहीं कर पाती है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाती है, उस कंडीशन में अगर गवर्नर ने राष्ट्रपति को इन्फॉर्म किया, रिपोर्ट दी अपनी कि गवर्नमेंट ठीक से रूल नहीं कर पा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं कर पा रही है, उस कंडीशन में स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ओके, तो सबसे पहले किस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, वो स्टेट था आपका पंजाब। और कब लगाया गया था, 1952 के अंदर, है ना। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसे हिंदी में कहते हैं वित्तीय आपातकाल, यानी कि पैसे से जुड़ा हुआ आपातकाल। जब हमारे देश में फाइनेंस की कंडीशन अच्छी नहीं होती है ना, उस कंडीशन में राष्ट्रपति जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी ला सकता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी पहली बार कब लगी थी, तो आज तक नहीं लगी है, अभी तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। तो ये पावर कौन सी थी, इमरजेंसी पावर थी, किसकी, प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट के पास में वीटो पावर भी होती है, वीटो पावर, वीटो शक्तियां। वीटो का क्या मतलब होता है, किसी भी बिल को या किसी भी प्रपोजल को रिजेक्ट कर देना। वीटो पावर का मतलब क्या है, ऐसी स्पेशल पावर जो किसी भी प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकती है। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी भी डिसीजन को रिजेक्ट कर सकता है, किसी भी बिल को वो रिजेक्ट कर सकता है। जो उसके पास में क्या होती है, वीटो पावर होती है, यानी कि ना कहने की शक्ति। अगर उसने मना कर दिया तो वो नहीं हो सकता, इस पावर को हम कहते हैं वीटो पावर। इन सब के अलावा प्रेसिडेंट के पास पावर होती है किसी भी पर्सन की वो सजा को माफ कर सकता है। जो कोर्ट ने सजा दी थी, उसको उम्र कैद दी थी या फांसी की सजा दी थी, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उस सजा को वो माफ कर सकता है। जो उसके पास में क्या है, पावर होती है। आपने देखा प्रेसिडेंट के पास में बहुत ज्यादा पावर्स हैं, लेकिन फिर भी
इन पावर का इस्तेमाल करने के लिए उसे मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी पड़ती है, यानी कि मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल की सलाह उसे लेनी पड़ती है, तब वो इनका इस्तेमाल कर पाता है। आइए कुछ फैक्ट्स और जानते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। हमारे देश के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनके पास में एक रिकॉर्ड और है कि ये लंबे समय तक, सबसे अधिक लंबे टाइम तक हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे थे। 12 ईयर्स तक ये प्रेसिडेंट रहे थे। हमारे देश के जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे उनका नाम है डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है। और उनके पास में क्या रिकॉर्ड है कि वो 2 बार हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट रहे थे एंड 1 बार वो प्रेसिडेंट रहे थे। हमारे देश की फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट कौन थी? उनका नाम था प्रतिभा पाटिल, है ना। और हमारे देश के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? उनका नाम था जाकिर हुसैन। ये आपके देश के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। और अगर हम बात करें इंडिया के फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट कौन थे, तो उनका नाम था के.आर. नारायण उनका नाम था। अब देखिए यहाँ पर इंडिया के किस प्रेसिडेंट को मिसाइल मैन कहते हैं? तो जी आपको पता होगा मिसाइल मैन किसे कहते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जो थे वो आपके कौन थे? मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, अब्दुल कलाम। किस प्रेसिडेंट को हम एक फिलोसफर के रूप में जानते हैं? तो वो थे आपकी फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम था डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है। और उनके जन्मदिन के अवसर पर हम क्या मनाते हैं? टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा कौन सा पर्सन था जो सुप्रीम कोर्ट का जज था और बाद में प्रेसिडेंट बना? तो उनका नाम था जस्टिस हिदायतुल्लाह। वो एकमात्र ऐसे पर्सन हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे और बाद में क्या बने? प्रेसिडेंट बनते हैं। अब तक हमारे देश में कितने प्रेसिडेंट को भारत रत्न मिल चुका है? तो उनकी संख्या कितनी है? 6 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। जैसे कि राधाकृष्ण सबसे पहले मिला था, राधाकृष्ण को, है ना। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन और प्रणब मुखर्जी, अब्दुल कलाम और BV गिरी। इन 6 लोगों को जो देश के प्रेसिडेंट थे इन्हें क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। इंडिया के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे? उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। और इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे? उनका नाम था BV गिरी। अब तक हमारे देश में कितने प्रेसिडेंट ऐसे हैं जिनके ऊपर इम्पीचमेंट लगाया गया है? तो अभी तक हमारे देश में किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट नहीं लगाया गया। तो ये कुछ फैक्ट्स थे प्रेसिडेंट के बारे में। आज के इस मास्टर वीडियो में आपने प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल से स्टडी की है। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।